बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून है और दिन है जुमे का। बात करेंगे कल 16 जून बरोज़ जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ साहिबा के केस की समाअत के हवाले से। ये शरीफ ख़ानदान के सियासी मुस्तकबिल का सबसे बड़ा केस है। इस केस का डिसीजन शरीफ ख़ानदान की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। अगर मरीम नवाज़ साहिबा बरी हो जाती हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, वो नेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हो सकती हैं, और अगर वो कन्विक्शन उनकी बरकरार रहती है फिर उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट से भी कन्विक्शन बरकरार रही तो फिर वो कई सालों के लिए जेल चली जाएंगी और फिर शरीफ ख़ानदान का सियासी मुस्तकबिल बड़ा तारीक नज़र आता है। क्योंकि शरीफ ख़ानदान इस वक्त ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी आगे आएँ, उनकी बेटी सियासत करें, उनकी सियासी बारिश वो हों। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमजा शहबाज सियासी बारिश हों, तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो चल रही है। अच्छा, ये दूसरा मौका है जब ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लग रहा है कि ये केस अपने जो फ़ैसला कुन मरला है उसमें दाखिल हो चुका है। एक मरतबा जजेस की जानिब से ये लगा था कि जजेस इस केस को जल्दी चलाकर और फ़ैसला करना चाहते हैं। शरीफ ख़ानदान ने पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन जब रिजीम चेंज हुई तो अब शरीफ ख़ानदान पूरा ज़ोर लगा रहा है कि नवंबर से पहले मरीम नवाज़ साहिबा के केस का फ़ैसला हो जाए। पहले उनकी पूरी कोशिश थी कि नवंबर 2022 के बाद मरीम नवाज़ साहिबा के केस का फ़ैसला हो, लेकिन अब वो चाहती हैं मरीम नवाज़ साहिबा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उनके केस का फ़ैसला हो। फिर अब मामला यह है कि पहले इन्होंने वॉल्यूम 10 के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की, इनके वकील अमजद परवेज़ साहब ने, और उसके बाद अब क्लेवरी फ़ॉन्ट वाला जो मामला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है। मैं यहाँ पर रुक के आपको ये बता दूँ कि शायद यही वजह है कि ये वो अहम नुक्ता है, ये उनके केस का फ़ैसला को नुक्ता है कि अगर वो क्लेवरी फ़ॉन्ट वाले नुक्ते को सेटल कर लेती हैं, दलिया जजेस को मुतमिन कर लेती है, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, तो वो बरी हो जाएंगी, वरना वो जो है वो उनकी बरियत नामुमकिन है। यही वजह है शायद कि जो मैंने कल इस नकवी साहब और असदुल्ला खान साहब के साथ बताया कि मरीम नवाज़ साहिबा जब एक क्लेवरी फ़ॉन्ट के ऊपर बात हो रही थी तो वो तेज़ कोई चीज़ पढ़ रही थी और उसके बाद वो जजेस पर फूंक रही थी, जिस पर मैंने ट्वीट किया। ट्वीट के ऊपर वो जो कुछ हुआ वो मैं तफसील से बता चुका हूँ। मैं थोड़ा सा मुकालमा भी बता दूँगा जो कि मैंने लिखा हुआ है कि क्या हुआ था इरफान कादिर साहब के जजेस के साथ। लेकिन वाज़े तौर पर ये नज़र आता है कि मरीम नवाज़ साहिबा पता नहीं कोई जजेस पर दम कर रही हैं, कोई अमल कर रही हैं, कोई वजीफ़ा कर रही हैं, कोई दुरूद पढ़ रही हैं, कोई कुरानी दुआ पढ़ रही हैं, और पता नहीं ऐसा क्या कर रही हैं, कोई जो जादू कर रही हैं, कोई टूना कर रही हैं, कुछ न कुछ वो ऐसा है जो वो कर रही हैं, क्योंकि उनका केस तेज़ी से मंतकी अंजाम को बढ़ रहा है और उनको जो है वो कोशिश यही है कि जजेस इस पॉइंट के ऊपर मुतमईन हो जाएं। और फिर एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि शरीफ ख़ानदान जो है शायद उनके जो भी कोई पीर शीर हैं, जो भी कोई ऐसा कोई अमल बताने वाले हैं, उन्होंने लफ्ज़ परवेज़ का बताया है कि लफ्ज़ परवेज़ आपके लिए बड़ा नेक शगुन साबित हो सकता है। यही वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा के एक साइड पे परवेज़ रशीद साहब बैठे होते हैं। कई समातों पे ऐसे हुआ कि एक साइड पे परवेज़ रशीद साहब बैठे होते हैं, सामने जो है वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा होती हैं, रोस्टम पर दलाइल दे रहे होते हैं अमजद परवेज़ साहब, और पहली लाइन में अली परवेज़ मलिक साहब भी बैठे होते हैं। तो इसलिए बल्कि एक और भी इसी तरह से परवेज़ नाम आता है उनका। मैंने एक बार कोर्ट रूम में गिना था कि टोटल 5 लोग थे परवेज़ नाम के, और आजकल आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी ये तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके हक़ में ट्वीट्स कर रहे हैं, इन्होंने बयानी अपना सरेंडर कर दिया है। तो लगता यह है कि शरीफ ख़ानदान को किसी अमल करने वाले ने, किसी वजीफ़े करने वाले ने, किसी पहुंची हुई शख्सियत ने, किसी पीर ने, किसी ने पता नहीं अच्छे अमल बताने वाले ने या गलत चीज़ें बताने वाले ने बताया कि लफ्ज़ परवेज़ आपके लिए बड़ा बेहतर साबित हो सकता है। तो इसलिए वकील भी अमजद परवेज़ साहब, राइट साइड पे भी परवेज़, सामने भी परवेज़, लेफ़्ट भी परवेज़, और ट्वीट्स भी परवेज़ के हक़ में। तो ये लफ्ज़ परवेज़ शायद इनको बताया गया है कि आपके लिए बड़ा अच्छा जो है वो साबित हो सकता है। कभी वो स्टील के गिलास, वो सारे किस्से कहानियाँ आपको पता ही हैं जो कि मरीम नवाज़ साहिबा की चलती रहती हैं। मैंने जब ट्वीट किया तो 1:58 पर जो है वो अमजद परवेज़ साहब जब दलाइल दे रहे थे तो इरफान कादिर साहब रोस्टम पर आए, और रोस्टम पर जैसे आए तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि रुकिए अमजद परवेज़ साहब, इरफान कादिर साहब आए, शायद वो कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। हमें भी यही लगा कि शायद वो कोई पॉइंट बताने आए हैं, लेकिन इरफान कादिर साहब ने कहा कि मैं अदालत के नोटिस में लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक साहब यहाँ से कमरा अदालत से ट्वीट कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ तस्बीह पढ़ कर अदलिया और अदालत पर और जजेस पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रही हैं।
तो इस पर पहले तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा अगर मुझे पता होता कि इस तरह का अमल करने का इतना असर होता है तो मैं बहस की बजाय वही कर लेता, यानी फिर मैं बहस क्यों कर रहा हूँ। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है और मैं मीडिया से भी कहता हूँ कि अदालत का एहतराम रखें। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जो वकील हैं उन्होंने कहा अल्लाह का नाम तो हर जगह लेना चाहिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे भी लेना चाहिए, जो जजेज़ ऊपर बैठे हैं उनको भी अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने ये बात कही कि जब समाअत ख़त्म हो जाए तो फिर जो मर्ज़ी आप जो है वो ट्वीट करें बाहर जाकर, लेकिन कमरा अदालत में ना करें, इस तरह का अदालती डेकोरम का ख्याल रखें। और फिर एक मौके पे आमिर फ़ारूक साहब ने एक बात कही जो कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं सुन सका था, जो मुझे समझ आई उनका यही था कि उन्होंने लाइटर नोट पर कहा कि अमजद परवेज़ साहब हमारा जो लाइन ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके दलाइल के मुताबिक है या दुआओं की बेस पर है। तो ये उन्होंने लाइटर नोट पे इस तरह की बात भी की और आमिर फ़ारूक साहब ने तो फिर वो मैं सारा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि मेरे पास हसीब चौधरी साहब आए जो वकील हैं और उनके साथ बड़ा एहतराम का तल्लुक़ है, हम वकला को मिलते रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा यार ये सिद्दीक़ क्या कर रहे हो, ना करो। और साथ ही जो है वो हनीफ़ अब्बासी साहब भी उस वक्त उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कमरा अदालत में। तो इस तरह की बात हुई तो मैंने फिर, क्योंकि जजेज़ ने भी कहा कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था कोर्ट रूम के अंदर, तो मैंने फिर डिलीट कर दिया। फिर वो आप ट्विटर के ऊपर पढ़ चुके हैं कि परवेज़ रशीद साहब ने ट्वीट कर दिया। मैंने जब डिलीट कर दिया तो उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो इमरानी फैक्ट्री है और झूठा शख्स सदीक जान ये झूठे ट्वीट कर रहा था, और जब हम अदालत के नोटिस में लाए तो उसने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो मैंने कमरा अदालत में खड़े हुए फिर ट्वीट करके कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा ये वजीफ़े कोई चीज़ पढ़ के फूंक रही थी जजेस पर, और इसलिए फिर मैंने आगे कहा कि मैंने अगर डिलीट किया था तो एक ज़ाहिर है एक जजेस के एहतराम में किया था और नून लीग की एक और शख्सियत जिनके साथ मेरा बड़ा एहतराम का तल्लुक़ है, तो उनको मैंने ख़ुद कहा कि मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर हसीब चौधरी साहब ने भी समझाया और फिर जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं जो वहाँ पर हमारे कुलीग्स मौजूद थे, जो सीनियर्स मौजूद थे, साकिब बशीर साहब हों, सुहेल रशीद साहब हों, एहतशाम कियानी हों, ज़ीशान सैयद हों, मतीउल्लाह जान साहब हों, आसिफ बशीर चौधरी, ये सब वहाँ पर मौजूद थे और अफजल जावेद साहब हों, तो सब मौजूद थे। तो यानी यही बात हुई कि यार बाहर जाके कर देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने डिलीट किया और फिर मैंने कर दिया और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप CCTV फुटेज निकलवाएं कमरा अदालत की तो नज़र आ जाएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा तेज़ कुछ पढ़कर और जजेस पर फूंक रही हैं, और जो दरमियान में एक कोई वकील हाइल हुआ जजेस और मरीम नवाज़ साहिबा के दरमियान, तो उन्होंने उसको हटवाया ताकि बरह रास्त वो उनकी जो तवज्जो है वो मरकूज़ हो जजेस के ऊपर और उनका रुख जजेस की तरफ हो। तो ये कोई चीज़ है जो वो कर रही हैं, या कोई अमल है जो वो जजेस पे कर रही हैं। इसलिए जजेस को भी चाहिए कि वो जो आखिरी 2 कुरान मजीद की सूरतें हैं जो बताई जाती हैं कि अगर आपने ये जादू टोने से बचना हो, किसी अमल से बचना हो तो वो पढ़ के आनी चाहिए, वो जजेस को पढ़ के आनी चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ के आनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है, ये जो होती हैं जादू, ये हकीकत है, ये हो जाता है। तो इसलिए जजेस को एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अगर वो कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़ रही हैं, कोई अमल कर रही हैं, तो उसका भी असर होता है, उसका पॉजिटिव वो अमल है कि अगर आप कोई कुरानी आयात पढ़ रहे हैं, कुरानी सूरतें पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कोई और आप चीज़ पढ़ के फूंक रहे हैं, उसका पॉजिटिव असर होता है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जजेस को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी चाहिए। तो अब आ जाएँ इस बात पर कि और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कहे अमजद परवेज़ साहब ने जो है वो, एक तो मैं आपको बता दूँ कि 23 जून तक ये समाअत जो है वो मुलतवी हुई है, और उसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि उनके बच्चे खुद मुख्तार हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर इस बात को मानते हैं कि नवाज़ शरीफ ने ये कहा था कि कारोबारी मामलात उनके वालिद चलाते थे। बहुत सारी कंपनीज़ और दीगर मामलात में नवाज़ शरीफ का कहीं नाम नहीं है। नैब के मुताबिक वक़ूआ 1993 का है, जबकि मरीम नवाज़ की ट्रस्ट डीड 2006 की है। कत्ल में शामिल होना अलग बात है और लाश ठिकाने लगाना अलग बात है। 1993 में हुए जुर्म अयानत 2006 में कैसे की जा सकती है? फेयर ट्रायल जैसी चीज़ें इंसान ने तहजीब से सीखी हैं। अल्लाह ने तो हज़रत आदम की तख्लीक के वक्त शैतान को भी हक़ समाअत दिया। तो इस तरह से जो अमजद परवेज़ साहब हैं उन्होंने जो है वो दलाइल दिए। नैब की जानिब से जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर उस्मान गनी चीमा साहब हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब पेश होते हैं। और अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि 18 जनवरी 2018 को 8 गवाहान का बयान कलम बंद कराया गया, और मैंने वो कहते हैं कि अदालत को गुज़िश्ता समाअत पर बताया था कि इन्होंने मिक्स और कन्फ्यूज़ चार्ज फ्रेम
जो है वो सब के ख़िलाफ़ नहीं जो वो किया और चार्ज फ्रेम किया, और ये सब के ख़िलाफ़ ये चार्ज जो है वो फ्रेम नहीं किया गया था, और सब के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम करने के बजाय नैब ने अपना केस तब्दील किया। ओरिजिनल रेफरेंस में नैब ने यह नहीं बताया कि कौन बेनामीदार और कौन असल मालिक है। यहाँ बताया गया है कि प्रॉपर्टी का असल मालिक मोहम्मद नवाज शरीफ और हुसैन नवाज़ के नाम पर प्रॉपर्टी है, और मुल्ज़िम नंबर 2 को इस केस में ट्रस्टी बनाया गया है, मरीम नवाज़ को। इस पर अदालत ने सवाल किया कि क्या असल मालिक मोहम्मद नवाज शरीफ को बनाया और कहा कि प्रॉपर्टी हुसैन नवाज़ के नाम है। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ज़िमनी रेफरेंस में नैब का मौक़िफ़ यह है कि नैब का मौक़िफ़ अबूरी रेफरेंस से जो है वो मुख्तलिफ था। ज़िमनी रेफरेंस दायर होने के बाद हमने एतराज़ उठाया कि ज़िमनी रेफरेंस दायर होने के बाद दोबारा फ़र्द जुर्म आयद की जाए, लेकिन हमारी सदा नहीं मानी गई और उस फ़र्द जुर्म पर केस चलाया गया। नैब ने कन्फ्यूज़ और मिक्स जो है वो चार्ज फ्रेम किया है, और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हमने जो चार्ज पढ़ा है उसमें ट्रस्ट डीड का तो कोई जिक्र नहीं है। मरीम नवाज़ साहब के वकील ने जवाब दिया अमजद परवेज़ साहब ने कि जो चार्ज जमा है उसमें ट्रस्ट डीड का जिक्र किया गया है। रेफरेंस से लेकर चार्ज फ्रेम होने तक तफ्तीश को मिसलीड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और उस पर डायरेक्शन दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी साहब ने कहा कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो तफ्तीश ही नहीं हुई थी। मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि सरबराह पनामा JIT वाजिद ज़िया से पूछूंगा कि मेरे खिलाफ किस गवाह का 164 का बयान था। मुझे सिर्फ ज़मानी बातों पर शामिल तफ्तीश किया गया। मुझे कभी किसी असल डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दी गई और ना ही कभी ऐसे दस्तावेज़ात मौजूद थे मेरे खिलाफ, यानी मरीम नवाज़ के खिलाफ। रेफरेंस में सिर्फ मेरी किरदार कुशी की गई। हमने देखना होगा कि इस ट्रस्ट डीड की कानूनी हैसियत क्या है। ट्रस्ट डीड की 4 से 5 माह दोहरानी की वजह से मैं इस अदालत के सामने खड़ा हूँ। JIT ने खुद कहा है कि मरीम नवाज़ को डीड के मालिक का पता ही नहीं था। इस ट्रस्ट डीड पर मरीम नवाज़ के अपने सफदर वकार अहमद और जर्मी फ्रीमैन के दस्तखत हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो कहते हैं कि पनामा JIT के दौरान उस सोलिसिटर से सवाल पूछने का कहा था। मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि नैब ने रॉबर्ट और फर्म लॉ के जो फर्म लॉ थी उसके मालिक को शामिल तफ्तीश किया। नैब ने 2 लोगों को शामिल तफ्तीश किया मगर उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया जिसको असल में किया जाना चाहिए था। मोहसिन अख्तर यानी साहब ने कहा कि नैब ने तो कहा है कि मुल्ज़मान की जानिब से असल मुजरिम को बचाने के लिए जाली दस्तावेज़ात दिए गए। मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि जिस केस में मरीम नवाज़ को सज़ा हुई वो ट्रस्ट डीड जून 2006 का है। एक दस्तावेज़ 2006 की है तो असल मुल्ज़िम को बचाने की कोशिश कैसे की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी साहब ने कहा कि आपने कभी अपना मकसद बताया है कि इस डीड को किस लिए बनाया गया था। तो उन्होंने जवाब दिया अमजद परवेज़ साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस ट्रस्ट डीड को किस मकसद के लिए बनाया गया। हुसैन नवाज़ की 2 बीवी हैं। कल के लिए अगर कुछ हो जाता है तो मसाइल ना हो, मगर जब तक वो जिंदा हैं हुसैन नवाज़ ही मालिक होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी साहब ने सवाल किया कि इस ट्रस्ट डीड का असल मालिक को क्या फ़ायदा था। असल मुल्ज़िम से कभी अपने 342 के बयान में इस ट्रस्ट डीड का सवाल किया गया। मरीम नवाज़ के वकील ने मौक़िफ़ फरमाया कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने बयान में खुद कहा है कि उनके बच्चे खुद मुख्तार हैं। नैब के तफ्तीशी भी इस बात को मानते हैं और सारे मामलात नवाज शरीफ के वालिद देखते थे, और वही बात कि 1993 का मामला है और 2006 में कैसे जो है वो हो गया, और फिर वो सारी बातें उन्होंने की। और फिर उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी साहब ने इस्तफसार किया कि आप ट्रस्ट डीड के साथ खड़े हैं, आप इसको खुद मानते हैं, आप इस दस्तावेज़ पर जाकर बारे सबूत खुद पर ले रहे हैं, या आप इस दस्तावेज़ से ये कह रहे हैं कि ये केस अदम शवाहिद का है। अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि इस दस्तावेज़ से दिखाऊंगा कि नैब बारे सबूत मुंतकिल करने में नाकाम रहा। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया कि रॉबर्ट रेडले की तालीमी काबिलियत क्या है। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि रॉबर्ट रेडले फ़ॉन्ट एक्सपर्ट है, और अदालत ने जब उनसे सवाल किया कि आपने तफ्तीशी से ऐसा कोई सवाल पूछा था कि बेनिफिशरी को क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो पहले कहा था कि जब तक हुसैन नवाज़ ज़िंदा है मलकियत उसी के पास है। ये प्रॉपर्टी मिनर्वा लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। इस प्रॉपर्टी का एक शेयर सर्टिफिकेट नेस्कोल और एक नेल्सन कंपनी के हैं। नैब ने ब्रिटिश जो वर्जिन आयरलैंड है उन कंपनी में से किसी को शामिल तफ्तीश नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि जब उनको कहा गया कि आप उनके शामिल तफ्तीश होने को छोड़ें, आप मरीम की हद तक रहें, तो उन्होंने कहा कि मरीम कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। और जो उनसे फिर सवाल किया गया कि क्या पब्लिक ऑफिस होल्डर को नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ शामिल तफ्तीश नहीं कर सकते, तो अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि नैब हुकाम रेफरेंस में कहते हैं कि असल मालिक नवाज शरीफ है, जबकि फैसले में मरीम नवाज़ को मालिक कहा जा रहा है। तो फिर वो ज़ाहिर है फिर ये इसी मौके के ऊपर ही जो है वो आए थे, इसी डिस्कशन के मौके पर वो आए थे इरफान कादिर साहब। और उसके बाद फिर ये आखिरी जो हिस्सा था उसमें यही है
वो कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा को सज़ा बेनिफिशियरी होने पर नहीं बल्कि फ़ोकस करके दी गई है। जाली दस्तावेज़ात पर ना तो वक़ार अहमद ना ही जो एक और किरदार है उसको शामिल तफ्तीश किया गया, और उस पर फिर अदालत ने कहा कि अगर आप जाली दस्तावेज़ात जमा कराते हैं तो आप भी मुल्ज़िम होंगे। अमजद परवेज़ साहब का कहना था कि वाजिद ज़िया ने अपने कज़न को हायर किया कि लंदन में जाकर जो है वो ख़त के बारे में पूछे। इस दस्तावेज़ को प्रोसिक्यूशन में शवाहिद के तौर पर पेश किया गया। तो इसी तरह से फिर आगे चीज़ें चलती गई, और तो इस पर उन्होंने ये कहा कि अमजद परवेज़ साहब ने कि अगर ये ट्रस्ट जाली भी साबित हो जाती है फिर भी मरीम नवाज़ को इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते पे अगर अमजद परवेज़ साहब इस रुकावट को अबूर कर लेते हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा की बरियत आसान हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो इस नुक्ते पर अदालत मुतमईन नहीं कर पाते। लेकिन कल की अगर समाअत को बताऊं तो अदालत को वो मुतमईन करने में कल की हद तक तो नाकाम रहे। 23 को मुतमईन कर लें तो ये अलग बात है। यही वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत परेशान थी और तेज़ कुछ पढ़ रही थी। वो हमारे दोस्त हैं नासिर भाई UAE से, तो उन्होंने मुझे कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा शायद तेज़ इसलिए पढ़ रही थी कि अक्सर एक वजीफ़ा जो है वो उस टाइम में करना होता है जो टाइम दिया गया होता है। तो वो कहते हैं कि शायद टाइम कम था तो इसलिए वो तेज़ वो वजीफ़ा पढ़ रही थी ताकि वो जितनी बार भी वो चीज़ पढ़नी थी वो उस मखसूस और महदूद वक्त में पढ़ा जा सके। तो ये सूरत हाल है। नेक्स्ट समाअत पर जो भी इसका हवाला होगा आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।